आवाज जा रही है हमारी? चलिए, आज जो है हम आप लोगों को बिहार सरकार के वर्ग 8 की जो किताब है, अतीत से वर्तमान तक, भाग 3, इसमें जिस चैप्टर का हमने हस्तलिखित नोट दे दिया था वो तो आप लोगों को उपलब्ध है ही, और जिनका मैं नहीं दे पाया तो एग्जाम नज़दीक है और सब कुछ करना है, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा हूँ, तो इसलिए ये बुक का मैंने पीडीएफ लिया। अभी मैं आप लोगों को इसे समझाऊंगा। आप लोग जो है अपने साथ पेपर पेन भी रखेंगे, और जो टॉपिक आपको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है या मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में बताऊंगा, तो उनको आप लोग नोट करते जाइएगा। फिर आपको क्लास के बाद पीडीएफ को देखते हुए एक फ्रेश नोट जो है, जिनके अक्षर अच्छा होंगे वो हमको बनाकर आप लोग भेजिए, ठीक है? तो आप लोग तैयार हैं? आवाज हमारी कट रही है? अच्छा, आवाज नहीं कट रही है, ठीक है। हो सकता है कि स्टूडेंट का नेटवर्क वीक हो। देखिए, अंग्रेजी शासन में भारत के शहरों में जो बदलाव आए, गांव में जो बदलाव आया, ये इससे पहले आप लोगों को पढ़ाए थे, जिसमें हमने कर व्यवस्था आदि के बारे में बताई थी, रैयतवाड़ी, महानवाड़ी, ये सब। और घर घराहट है। ओके, अच्छा, अब बताइए, अब भी घर घराहट है आवाज में? ठीक। तो देखिए, अंग्रेजी शासन में शहरों की व्यवस्था में किस प्रकार बदलाव हुआ, वो हम लोग जानेंगे। खास करके इस चैप्टर में हम लोग अपने बिहार के जो भागलपुर शहर हैं उन पर विशेष फोकस करेंगे। देखिए, जब हमारे देश पर मुगलों का शासन था, तो उस समय हमारे देश के प्रशासन और सत्ता का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वह आगरा, दिल्ली और लाहौर जैसे शहर थे। यानी मुगलों के शासनकाल में भारत में प्रशासन और सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र आगरा, दिल्ली और लाहौर जैसे शहर थे। जब अंग्रेज आए हमारे देश में, तो वह समुद्र तटीय इलाकों में पहले आए थे, और वे यहाँ पर मूल रूप से व्यापार करने आए थे। तो समुद्र के तटवर्ती इलाकों में जो शहर थे, ठीक है, समुद्र के तटवर्ती इलाकों में जो शहर थे, तो वहां उन्होंने सबसे पहले अपना बसेरा जो है स्थापित किया। इसलिए अंग्रेजी शासनकाल में मद्रास, बम्बई या मुंबई, अब उसका नाम हो गया है कोलकाता, ये तीन शहर जो है प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उभरे। कौन कौन?
कोलकाता, मद्रास जिसका नया नाम चेन्नई है, और मुंबई, ये प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उभरे। यानी इन तीन जगहों पर आपको शासन के लिए गवर्नर की नियुक्ति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है कि ये कोलकाता, बंबई और मद्रास जो है वो प्रेसिडेंसी शहर थी। ठीक है, प्रेसिडेंसी शहर का नाम क्या साहब? कोलकाता, मुंबई और मद्रास। देखिए, बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर उस समय मुर्शिदाबाद जो है एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। जब अंग्रेजों का आगमन हुआ और बंगाल में उस समय नवाब का शासन था, तो मुर्शिदाबाद शहर जो है वो काफी फेमस था। वो आपको बंगाल की राजधानी भी थी। और मुर्शिदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? भागीरथी नदी के तट पर। और वह रेशमी वस्त्र के उत्पादन के लिए काफी क्या था? फेमस था। लेकिन अंग्रेज जब आए तो मुर्शिदाबाद का धीरे धीरे क्या हुआ? पतन हुआ। और कोलकाता जो है एक नया जो है राजनीतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार पर जब हम नजर डालते हैं तो पाते हैं कि मुगल काल में आपको बिहार उतना ज्यादा जो है उन्नत स्थिति में नहीं था। आपको ये बिहार जो है वो बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था। हालांकि प्राचीन काल का यदि हम इतिहास उल्टा के देखेंगे तब तो हमारा बिहार जो है पूरे देश पर शासन करता था, आपको मगध साम्राज्य के रूप में। लेकिन यदि हम मध्यकाल की बात करें तो उस समय बिहार जो है उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। वह बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। और बंगाल से सटा हुआ जो बिहार का इलाका है वह मुंगेर और भागलपुर जैसे शहर है। तो मुगल काल में आपको मुंगेर और भागलपुर जैसे शहर जो है वो विकसित स्थिति में थे। हालांकि जब अंग्रेज यहाँ पर आकर के व्यापार करना शुरू किए तो यहाँ के स्थानीय उद्योग धंधे का पतन हुआ और मुंगेर, भागलपुर जैसे शहर जो है प्रारंभ में उजड़ने की स्थिति में आ गए, जिसकी चर्चा ईरानी यात्री अहमद बहानी ने की है। अहमद बहानी। यानी यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है आपको कि जब अंग्रेज का जो है भारत की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर प्रभुत्व स्थापित हुआ तो बिहार के मुंगेर और भागलपुर जैसे शहर जो है प्रारंभ में उजड़ने की स्थिति में आ गए। बाद में हालांकि फिर इसका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन प्रारंभ में उजड़ने की स्थिति में आ गए। तो इसकी चर्चा जो है किस ईरानी यात्री ने की है? तो अहमद बहानी। बिहार आया था अहमद बहानी। ठीक है। देखिए, आप लोगों को पता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो है वह 1853 ईस्वी में हुई। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो रेलवे का जब विकास हुआ तो उनका विस्तार जो है बिहार तक हुआ और जमालपुर और बरेली जैसे जो शहर थे, जमालपुर और बरेली, वह रेलवे शहर के रूप में अस्तित्व में आए। यानी रेलवे की वहां पर क्या थी? फैक्ट्रियां थी। तो आपको याद करना है कौन इसमें रेलवे शहर है? तो जमालपुर और बरेली। आप लोग ठीक से सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं? ओके।
देखिए, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में भी जो है काफी क्या हुआ, शहरीकरण हुआ। ब्रिटेन का जो मैनचेस्टर शहर था वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए उभर कर सामने आया। लिवरपूल, लीड्स जैसे शहरों का वहां पर विकास हुआ। लंदन का भी काफी विकास हुआ। और इंग्लैंड का औद्योगिकीकरण किस तरह हुआ, औद्योगिकीकरण के बाद इंग्लैंड का शहरीकरण किस तरह से हुआ, तो इसका यहाँ पर डाटा दिया है कि इंग्लैंड में 1700 ईस्वी तक 77% लोग गांव में रहते थे, लेकिन 1900 ईस्वी तक आते आते इंग्लैंड में केवल 20% लोग गांव में रहते थे, 80% लोग शहरों में रहते थे। अब सोचिए इंग्लैंड का शहरीकरण कितना द्रुत गति से हुआ कि 1700 ईस्वी तक 77% लोग गांव में रहते थे और 1900 ईस्वी यानी 200 साल के दरमियान में 80% लोग शहर में रहने लगे। तो इंग्लैंड का शहरीकरण जो है औद्योगिकीकरण के कारण बहुत तेजी से हुआ। तो भारत में भी जब अंग्रेज आए तो भारत में भी शहरों का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंसी शहर जो भी था, प्रेसिडेंसी शहर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, तो वो तीन थे आपको, पूरब में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में चेन्नई। तीनों तरफ से समुद्र है और ये तीन शहर आपको प्रेसिडेंसी शहर थे। तो इन शहरों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना स्थापित किया। क्या स्थापित किया, कारखाना। तो उस समय कारखाना या फैक्ट्री का जो अर्थ होता था वो आज के जैसा नहीं होता था कि फैक्ट्री का मतलब हमारे दिमाग में आ जाता है कि मशीन तशीन लगा रहेगा, मजदूर काम करते रहेंगे, उत्पादन होता रहेगा। वो उस समय कारखाने का अर्थ नहीं था। उस समय जो कारखाने का मतलब था वो था कि वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ व्यापार करती थी तो वो लोग वहां पर भंडार गृह स्थापित करते थे, सामान इकट्ठा करके रखते थे, आयात निर्यात की वस्तुओं को, फिर उसका भारत में अपना व्यापार करते थे। तो वो था आपको कारखाना का मतलब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको मद्रास, कोलकाता और मुंबई में कारखाना स्थापित किया। और मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापित किया। ये एक तरह का किला होता था, यानी चारों बगल से बहुत बड़ा एरिया होता था और उसको जो है चारों बगल से बाउंड्री से घेरा हुआ रहता था और उसमें जो है आपको अंग्रेज लोग क्या करते थे, रहते थे। और ये जो आपको माने किला होता था तो उसमें आपको दो तरह का दो भाग होता था। एक होता था व्हाइट टाउन, एक होता था ब्लैक टाउन। व्हाइट टाउन में क्या होते थे, तो जो अंग्रेज थे वो अपना रहते थे और ब्लैक टाउन में उन अंग्रेजों की सेवा में लगे जो भारतीय थे वो आपको रहते थे। तो तीन जगह पर अंग्रेजों ने शुरुआत में अपना किला जो है स्थापित किया, एक मद्रास में, एक कलकत्ता में और एक बंबई में। ठीक है, मद्रास के किले का नाम था सेंट जॉर्ज। क्या था, सेंट जॉर्ज का किला, या किला का अंग्रेजी फोर्ट हो गया तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, उसके बाद बंबई में सीधा बंबई का फोर्ट था, उसका कोई खास नाम नहीं था। और कलकत्ता का किला बहुत फेमस है, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, विलियम के नाम पर किला बना था। ठीक है, फोर्ट विलियम। ठीक है, तो ये तीन को जगह पर अंग्रेजों ने अपना किला स्थापित किया। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, फोर्ट विलियम जो है कहां पर, कोलकाता में। और ये जो अंग्रेजी शहर हुआ करते थे, किला हुआ करता था, उसका दो भाग होता था, एक व्हाइट टाउन, एक ब्लैक टाउन ना। एक व्हाइट और एक ब्लैक टाउन। व्हाइट टाउन में कौन रहते थे, तो अंग्रेज रहते थे और ब्लैक टाउन में उसकी सेवा में लगे हुए जो भारतीय थे वह रहते थे।
ठीक है। देखिए ये जो ब्लैक टोन था उसमें आपको जो मजदूर वर्ग के लोग थे न, और उसमें खाना बनाने वाला जिसको कि खान सामा कहा जाता था, गारीवान, चौकीदार, ये सब आपको कच्ची झोपड़ियों में रहा करता था। तो ये हो गया आपको भारतीय शहरों का स्वरूप अंग्रेजों के आने के बाद। अब भागलपुर के बारे में हम लोगों को क्या करना है, विस्तार से पढ़ना है। देखिए बिहार के भागलपुर शहर का अस्तित्व जो है गंगा नदी के दक्षिण किनारे में, गंगा नदी के दक्षिण किनारे में 3000 साल से क्या है, कायम है। इनकी पहचान हमेशा से एक व्यवसायिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में रही है। प्राचीन काल में ये भागलपुर जो है वह अंग देश के अंतर्गत था, जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और चंपा के बगल में भागलपुर एक उपनगर हुआ करता था। लेकिन समय का तकाजा देखिए, अब वही चंपा जो है उप शहर बन गया है और भागलपुर जो है मुख्य शहर बन चुका है। 18वीं सदी के मध्य तक इस शहर पर मुसलमानों का शासन था। चूंकि बंगाल का यह हिस्सा हुआ करता था और बंगाल का नजदीकी माने इलाका था आपको भागलपुर, तो यहाँ पर आपको जो मुसलमानों के मस्जिद, दरगाह, मजार, खानका, ये सब आपको काफी संख्या में थे। यहाँ पर इन शब्दों का अर्थ हम कहे हैं देख लेने के लिए कि मस्जिद का अर्थ है कि मुसलमान समुदाय का जो उपासना स्थल होता है उसको मस्जिद कहते हैं। मुसलमान समुदाय में जो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो उस समुदाय के संत होते हैं, उनको जहां पर दफन किया जाता है उसको मजार कहा जाता है ना। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेरी। और कब्र या मजार पर जो इमारत, भव्य इमारत बनाई जाती है उसे मकबरा कहा जाता है ना। सूफी संत जहां पर रहते थे उसको खानका कहा जाता है। ईद पढ़ने के लिए मुसलमानों का जो विशेष स्थल है उसको ईदगाह कहा जाता है। और जहां मुहर्रम में शोक सभा मजलिस का आयोजन होता है उसको इमाम बाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमाम बाड़ा। ठीक है। जो मेन बात है केवल हम उस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। देखिए भागलपुर एक ऐसा शहर है ना जहां पर आपको सब तरह के संस्कृति के लोगों का आपको अस्तित्व मिल जाएगा। ठीक है। भागलपुर में आपको बहुत सारे बंगाली मिलेंगे क्योंकि उस समय यह बंगाल प्रांत का हिस्सा था और बंगाली लोग यहाँ आकर के मोहल्ला बसा करके अपना रहते थे। शिखा कह रही है जी सर, वह देखी भी होगी, जो कि उसका होम टाउन भागलपुर है। तो उसमें आपको बंगाली सब आकर के रहे। स्थानीय तो जो हिंदू थे या आदिवासी समुदाय के थे वो आपको थे ही। उसके बाद व्यापार करने के लिए मारवाड़ी समुदाय के लोगों का भी राजस्थान से यहाँ पर क्या हुआ, आपको आगमन हुआ। ठीक है। और इनके अलावे सिख भी यहाँ आकर के रहे, क्योंकि उस समय भागलपुर आपको रेशम उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो जब ये अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ रहना शुरू किए ना, तो भागलपुर का भी निरंतर क्या हुआ, विकास हुआ। और इसलिए भागलपुर में आपको सांस्कृतिक विविधता जो है भरपूर देखने को मिल जाएगी। देखिए भागलपुर का दो गो मोहल्ला बहुत फेमस है, एक नाथ नगर और एक चंपा नगर। एक नाथ नगर और एक चंपा नगर। ठीक है। नाथ नगर और चंपा नगर में, ठीक है, परंपरागत व्यवसाय में विशिष्टता प्राप्त मुस्लिम जुलाहे और हिंदू तांती जाति के बुनकर रहते थे और जो रेशमी कपड़े और धागा तैयार करने का काम करते थे। यानी आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछेगा कि भागलपुर का कौन सा मोहल्ला आपको रेशम कपड़े के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, तो आपका उत्तर होगा नाथ नगर और चंपा नगर। नाथ नगर और चंपा नगर। ठीक है। भागलपुर में रेलवे का जो उद्घाटन हुआ, रेलवे का जो प्रवेश हुआ, वह 1862 ईस्वी में हुआ।
ठीक है। महाशय ड्योढ़ी ये कहाँ पर है? भागलपुर में है। ठीक है। देखिए, महाशय ड्योढ़ी भागलपुर का एक विशाल इमारत हुआ करता था, और यह आपको भागलपुर शहर का जो जमींदार था परेश नाथ घोष, उन्होंने गंगा नदी के किनारे न अपने निवास स्थान पर यह भवन बनाया था परेशनाथ घोष ने, जिसको कि आपको क्या कहा जाता है? महाशय ड्योढ़ी कहा जाता है। ठीक है। महाशय वंश के परिवार के सदस्य मुगल काल में भागलपुर परगना नामक प्रशासनिक इकाई में कानूनगो के पद पर कार्य करते आ रहे थे। जब 1765 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से दीवानी का अधिकार प्राप्त किया, तो फिर इसी परिवार के लोग को भागलपुर परगना का दीवान नियुक्त किया गया। बाद में आपको भागलपुर का जो जिला कलेक्टर था मिस्टर चेयरमैन, तो परेशनाथ घोष को उन्होंने वहां की जमींदारी का आदेश दिया। यानी कुल मिलाकर आपको याद ये रखना है कि महाशय ड्योढ़ी जो है वो कहाँ पर है? भागलपुर में है। और ये परेशनाथ घोष नाम के एक जमींदार हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा यह बनाया गया था। ठीक है। परेशनाथ घोष के द्वारा यह भवन बनाया गया था, महाशय ड्योढ़ी। इनके बाद आपको क्या याद रखना है? ये उल्टा काहे दिख रहा है जी? सब तो उल्टे है क्या? सीधा नहीं हुआ? गजब है। यहाँ से सीधा है। ओके ओके ओके। ये सब कौन पेज है? दिखता भी नहीं है। अच्छा, एक सेकेंड। पीडीएफ को हम सही करके भेज देंगे। अभी मैं आप लोगों को, नहीं इधर, अच्छा इधर भी ये सब है। रुकिए 1 मिनट। एक सेकेंड। देखिए, अच्छा हम बुक अपने सामने नहीं लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, भागलपुर शहर में सबसे प्रसिद्ध उद्योग जो है तसर सीन का कपड़ा तैयार करना था। ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाला जो 2-3 पेज था। देखिए, भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग जो है तसर तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। यह व्यवसाय बहुत पुराने समय से वहां पर चला आ रहा है, इसलिए भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। इस व्यवसाय का प्रमुख केंद्र जो है चंपानगर और नाथनगर मोहल्ला था। ठीक है। यहाँ पर बापटा, रात में भी हम आप लोगों से चर्चा किए थे कि बापटा क्या है। बापटा जो है वह एक ही रंग के रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा होता है, जिनको बुनने के बाद रंगा जाता है। इसका टुकड़ा जो है 20-22 हाथ लंबा और 1 से 1.5 हाथ चौड़ा होता है। अब भागलपुर का जो शासन प्रबंध है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, 1774 ईस्वी में भागलपुर को एक जिला बनाया गया।
भागलपुर को एक जिला कब बनाया गया? 1774 ईस्वी में। और उस समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना। 1774 में आपको कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी क्या हुई थी, याद है ना वो सब? याद है कि नहीं? ठीक है। तो 1774 में आपको भागलपुर को जिला बनाया गया और जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो है आपको कलेक्टर होता था। भागलपुर जिले का पहला कलेक्टर आगस्तस क्लीवलैंड था। आगस्तस क्लीवलैंड, आगस्थस क्लीवलैंड जो है भागलपुर जिले का पहला कलेक्टर था। और कलेक्टर की सहायता के लिए जिले के सदर दफ्तर में डिप्टी कलेक्टर, सब डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर जैसे आजकल होता है उसी तरह की व्यवस्था थी। 1936 तक भागलपुर जिला जो है 4 सब डिवीजन में बटा हुआ था। भागलपुर, सदर, बांका, मधेपुरा और सुपौल। ठीक है, यानी हम लोग हमारा जहाँ निवास स्थान है वो आपको भागलपुर जिले का ही अंग था। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जिसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, जो आधुनिक शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, उन्होंने आपको अंग्रेज सरकार के अधीन भागलपुर कलेक्ट्रेट में सिरिश्तेदार कार्यालय अधीक्षक का पद जो है संभाला था 1 साल के लिए, 1808 से 1809 के बीच। हाँ, सती प्रथा का अंत भी इसी के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में किया था। 1814 ईस्वी में इसने आपको आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में इसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जो है वो आपको भागलपुर समाहरणालय में 1 साल तक कार्यालय अधीक्षक का पद जो है संभाला था। देखिए भागलपुर में नगर पालिका की स्थापना 1864 में हुई। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजों के शासनकाल में भागलपुर में नगर पालिका की स्थापना कब हुई, तो 1864 ईस्वी में। कब हुई? 1864 ईस्वी में। ठीक है, देखिए भागलपुर जो है वह शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बहुत पहले से है, प्राचीन काल से ही है। प्राचीन काल में आपको भागलपुर के नजदीक ही अंतीचक में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था और मध्यकाल में मौलाना चक में आपको खानका शहबाजिया हुआ करता था। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में भागलपुर में था। अब मध्यकाल में कौन था? खानका शहबाजिया। ब्रिटिश काल में भी यहाँ पर आपको शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान खुले और आपको कल भी बताए थे कि 1887 ईस्वी में आपको तेज नारायण जुबली कॉलेज की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बाद में बनेली स्टेट के द्वारा इस कॉलेज को जमीन दान में दिया गया, तो इनका पूरा नाम हो गया तेज नारायण जुबली बनेली कॉलेज या तेज नारायण बनेली कॉलेज, TNB कॉलेज। ठीक है, भागलपुर। ठीक है, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो बहुत बड़े साहित्यकार थे, मूलतः बंगाल के रहने वाले थे, भागलपुर में उसका मामा गांव था, उन्होंने भी अपनी आरंभिक शिक्षा जो है इसी भागलपुर के दुर्गाचरण प्राइमरी स्कूल से क्या क्या था प्राप्त किया था। उनके बाद भी बहुत सारा कॉलेज का स्थापना वर्ष दिया है। आप इतना न तो याद रख सकते हैं और न ही इसको क्या रखना है, याद रखना है। हाँ, ये सबोर का जो कृषि कॉलेज है अभी भी है वहां पर। तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से 1910 में आपको बिहार कृषि कॉलेज की नींव जो है तत्कालीन गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा
रखी गई थी। और 1947 से 51 के बीच में यहाँ पर सिल्क इंस्टीट्यूट नाथनगर में शुरू किया गया। यानी आपको यदि पूछेगा कि बिहार कृषि कॉलेज कहाँ है, तो सबौर भागलपुर में। और ये कब स्थापित हुआ? 1910 में। यदि आपको कहेगा कि सिल्क इंस्टीट्यूट जो है भागलपुर में कहाँ पर है, तो नाथनगर में है। 1947 से 51 के बीच इसे स्थापित किया गया। देखिए, भागलपुर के साहित्य पर बांग्ला साहित्य का बहुत ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि बंगाली भद्रजन जो है यहाँ आकर के रहते थे, बंगाल का यह हिस्सा हुआ करता था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, विभूति विभूति भूषण बंदोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे साहित्यकार भागलपुर में रह चुके थे। और बलाई चंद्र मुखर्जी एक साहित्यकार थे जिन्होंने लंबे समय तक भागलपुर में निवास किया। बलाई चंद्र मुखर्जी को बनफूल के नाम से भी जाना जाता है। राधा कृष्ण सह ने बांग्ला भाषा की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। शरत चंद्र ने कालजयी उपन्यास देवदास, विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने पाथेर पंचाली का सृजन भागलपुर में ही रहकर किया। यदि आपको एग्जाम में कहीं पूछ दे कि देवदास के रचनाकार कौन है, तो आप यह नहीं कहने लगिएगा कि सिलेबस में तो ये था ही नहीं कि साहित्य में रचनाकार पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह आपको इतिहास की बात है, इतिहास के अंतर्गत ये आ सकता है। आवाज मेरी नहीं जा रही है? अच्छा, आ रही है। तो देवदास जो है वह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। कौन कौन देवदास पढ़े हैं? इतने स्टूडेंट में कोई देवदास पढ़े भी हैं? आशीष कुमार पढ़े, मीनाक्षी पढ़ी है। चलिए, सिनेमा देवदास कौन कौन देखे हैं? हाँ, सलोनी सिंह भी पढ़ी होगी। अच्छा, सिनेमा देखे हैं ना। बहुत अच्छा उपन्यास है। देवदास जो है वो आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। पाथेर पंचाली ये आपको विभूति भूषण बंदोपाध्याय की रचना है। पाथेर पंचाली, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। और गीतांजलि, जिस पर भारत का पहला व्यक्ति जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में, उस गीतांजलि के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर भी भागलपुर में रहकर कुछ दिन जो है यह किताब लिखने का काम किए थे। डॉक्टर राधा कृष्ण, कृष्णन नहीं है, भारत का उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन नहीं समझ लीजिएगा। डॉक्टर राधा कृष्ण ने भागलपुर में साहित्य गोष्ठी नाम की संस्था जो है स्थापित की थी। हिंदी के रचनाकार शिवनंदन प्रसाद, शिवशंकर वर्मा, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, इन सबों की निवास स्थली भी भागलपुर रही है। भागलपुर में आपको अर्धेंदु बाबू नाम का एक व्यक्ति प्रत्येक साल कोलकाता से भागलपुर आकर दुर्गा पूजा के अवसर पर यात्रा नामक नाट्य का प्रदर्शन करते थे। और हरिकुंज रचनाकार थे, उन्होंने जो बाबरी मीरा नामक नाटक लिखा था वो शहर का पहला क्या था? आपको नाटक था। हरिकुंज जो है एक वहां पर संस्था भी है जो कि भागलपुर के सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। बूढ़ानाथ महादेव मंदिर आपको भागलपुर में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर है, जो जिसका निर्माण जो है शंकरपुर के जमींदार लक्ष्मी नारायण सिंह ने करवाया था, बूढ़ानाथ मंदिर। ठीक है। और भागलपुर शहर का जो नाथ, हाँ, सत्यजीत रे ने पाथेर पंचाली फिल्म बनाया था, सही बात है। शहर के नाथनगर मोहल्ला में दिगंबर जैन मंदिर और चंपा नगर में
श्वेतांबर जैन मंदिर जो है आपको स्थित है। और घंटा घर के बारे में आप लोगों को कल भी बताए थे कि उस समय आपको समय देखने के लिए अंग्रेजों ने जगह जगह पर घंटा घर जो है स्थापित कराया था, जिससे कि समय का पता चल सके। यहाँ पर याद रखना है कि भागलपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर उत्तर में गंगा नदी के किनारे क्लीवलैंड हाउस की गणना विशाल एवं सुंदर इमारतों में की जाती है। ठीक है, क्लीवलैंड हाउस, इसका निर्माण भागलपुर के पहले जिला कलेक्टर क्लीवलैंड के द्वारा कराया गया था। और ये क्लीवलैंड हाउस जो है इटालियन शैली में निर्मित एक ऊंचे टीले पर स्थित इमारत है। और यहाँ पर आपको क्लीवलैंड से पहले स्थानीय जमींदार महाशय वंश का परेशनाथ घोष का निवास स्थान था। क्लीवलैंड ने महाशय परिवार को 84 बीघा जमीन देकर यह निवास स्थान खरीद लिया था। बाद में आपको यह विशाल भवन जो है जब क्लीवलैंड यहाँ से चले गए तो टैगोर परिवार के हाथ में चला गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे अपना अध्ययन स्थल बनाया था। गीतांजलि के कुछ अंश उन्होंने यहाँ पर लिखे थे। बाद में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर ही इसे रविंद्र भवन के रूप में जाना जाता है। अभी क्लीवलैंड हाउस को जो है रविंद्र भवन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में रविंद्र भवन जो है ये क्लीवलैंड हाउस वहाँ तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर का इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग और क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र है। ठीक है, और इसके बाद बस इतना ही इसमें आप लोगों को याद रखना है। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको इस चैप्टर से पूछताछ कर लेता हूं, जिससे आपके दिमाग में ये बातें बनी हुई रहे। अच्छा, अभी टिल्हा कोठी, अभी टिल्हा कोठी के नाम से जाना जाता है। समय है आपको रश्मि, तो बुक लेकर के पढ़ सकते हैं, समय भी होना चाहिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन मुगल काल में शहरी समृद्धि का केंद्र हुआ करता था? आगरा, दिल्ली, लाहौर, उपर्युक्त में कोई नहीं, उपर्युक्त में एक से अधिक, कोई नहीं, एक से अधिक। दूसरा प्रश्न है आप लोगों से, मध्यकाल में मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम जैसे शहर जो है किसके लिए प्रसिद्ध थे? व्यापार के लिए, मंदिर के लिए, कला के लिए, इनमें कोई नहीं। ये कांचीपुरम सब व्यापार के लिए मध्यकाल में प्रसिद्ध था, मध्यकाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी वहां मंदिर है, मंदिर व्यापार व्यापार सब कर रहे हैं। बोल रहे मध्यकाल में दक्षिण भारत का जो कांचीपुरम शहर सब था वह मंदिर के लिए फेमस था।
अगला प्रश्न आप लोगों से है, प्रेसिडेंसी शहर में कौन कौन शामिल है? या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा वर्तमान महानगर अंग्रेजों के समय में प्रेसिडेंसी शहर के रूप में शामिल नहीं था? तो ऐसा यदि क्वेश्चन पूछे तो दिल्ली हो जाएगा ना। मुर्शिदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बिल्कुल भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। मुंगेर और भागलपुर शहर के उजड़ने की स्थिति की चर्चा किस ईरानी यात्री ने की है? अहमद बहबहानी। अहमद बहबहानी। रेलवे शहर के रूप में कौन कौन सा शहर उभर कर सामने आया? बिहार का, यानी बंगाल बिहार का कौन कौन सा शहर जमालपुर और बरेली, जमालपुर और बरेली, जमालपुर और बरेली रेलवे शहर हुआ करता था। 1700 ईस्वी में इंग्लैंड के कितने लोग गांव में रहते थे? ठीक। और 1900 ईस्वी तक आते आते इंग्लैंड के कितने लोग गांव में रहते थे? 1900 तक आते आते गांव में रहने वाला 20% ना। शहर ना 80% चले आया, गांव में 20% रहा ना। सेंट जॉर्ज किला अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित किया? सेंट जॉर्ज किला बिल्कुल मद्रास में। ठीक। फोर्ट विलियम किला कितने शहरों, कितने गांवों को मिलाकर अंग्रेजों ने स्थापित किया था बंगाल में? पहले बताए थे, आज नहीं बताए हैं, पहले बताए थे। 3 गांव को मिलाकर, 3 गांव को मिलाकर फोर्ट विलियम किला स्थापित किया था। सूफी संत का धार्मिक केंद्र क्या कहलाता है? सूफी संत का धार्मिक केंद्र खानकाह कहलाता है, खान। अंग्रेजों के समय में भागलपुर शहर पर कहाँ के संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव था? राजस्थान, बंगाल, कहाँ का? बंगाल की संस्कृति। भागलपुर शहर का वह मोहल्ला जहां पर रेशम वस्त्र तैयार करने वाले बुनकर रहते थे? नाथनगर और चंपानगर। नाथनगर और चंपानगर। महाशय ड्योढ़ी नामक विशाल भवन का निर्माण भागलपुर में किसने कराया था? महाशय ड्योढ़ी नामक विशाल भवन का निर्माण भागलपुर में किसने कराया था? परेशनाथ घोष ने। किसने? परेशनाथ घोष ने।
20-22 मीटर लंबा और 1-1.5 मीटर चौड़ा। ठीक है। जो रेशम वस्त्र का टुकड़ा होता था, बापटा कहते। ठीक है। परेशनाथ घोष जो है किस वंश से जुड़े थे? परेशनाथ घोष किस वंश से जुड़े थे? परेशनाथ घोष किस वंश से जुड़े थे? महाशय वंश से। किस वंश से जुड़े थे? महाशय वंश से। भागलपुर कब जिला घोषित किया गया? ठीक, 1774 में। भागलपुर का पहला जिला कलेक्टर कौन था? ऑगस्टस क्लीवलैंड। ऑगस्टस क्लीवलैंड। बांका, मधेपुरा, सुपौल वर्तमान में जो जिला है वह अंग्रेजों के समय में किसके अंतर्गत था? भागलपुर के अंतर्गत। भागलपुर में नगर पालिका की स्थापना कब हुई? खानका शहबाजिया मध्यकाल में भागलपुर का किस प्रकार का स्थल था? खानका शहबाजिया। व्यापार का, चिकित्सा का, शिक्षा का? शिक्षा का स्थल था। तेज नारायण बनेनी कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1883 में। 1910 में बिहार कृषि कॉलेज का नींव एंड्रयू फ्रेजर ने भागलपुर की किस जगह पर रखा था? सबौर में। सिल्क इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भागलपुर में। पाथेर पंचाली किसकी रचना? एको दो वर्ड लिखी। विभूति भूषण बंद्योपाध्याय। देवदास शरत चंद्र बंद्योपाध्याय। साहित्य गोष्ठी नामक संस्था किसने बनाई थी? डॉक्टर राधा कृष्ण। हरिकुंज क्या है? एक सांस्कृतिक संस्था थी हरिकुंज। भागलपुर में शंकरपुर के जमींदार लक्ष्मी नारायण सिंह ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? बूढ़ानाथ महादेव मंदिर। अच्छा, नाथनगर और चंपानगर भागलपुर का जो है उस समय बुनकरों का इलाका था। तो नाथनगर में जैन मंदिर था और चंपानगर में भी था। नाथनगर में आपको था दिगंबर संप्रदाय का जैन मंदिर और चंपानगर में था श्वेतांबर संप्रदाय का जैन मंदिर।
थे। दिगंबर श्वेतांबर समझते हैं ना आप लोग। क्लीवलैंड हाउस का निर्माण जो है वह पहले कलेक्टर क्लीवलैंड ने किया था, और यह क्लीवलैंड हाउस जो है इटालियन शैली में निर्मित है, और बाद में टैगोर परिवार इसको खरीद लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ 1 साल तक रहे थे और उन्होंने गीतांजलि का कुछ अंश यहाँ पर लिखा था, और इसको अभी रविंद्र भवन के नाम से जाना जाता है। अभी शिखा बोली थी कि इसको क्या बोली थी, कौन कोठी कहा जाता है, तिल्हा कोठी वो भी कहा जाता है। और अभी यहाँ पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर का ना सर इतिहास तेज नारायण संस्कृति और जुबली कॉलेज जो पुरातत्व बोले विभाग। सर, तेज नारायण जुबली कॉलेज जो बोले, हाँ नारायण हाई स्कूल जो है खुला है 83 में, और 87 में कॉलेज खुला है सर। जो भी हो, यहाँ किताब में लिखा था 82-83 किताब में ही पहले दिया हुआ हाई है सर, स्कूल। उसी लाइन में दिया हुआ है सर। अच्छा, तो मेरा नजर नहीं पड़ा होगा, देख लीजिए। उनके बाद जो है हो गया खत्म ये चैप्टर। अब जो है हम लोग समझेंगे कि अंग्रेजों के आने से भारत के कला क्षेत्र में किस तरह का परिवर्तन आया। देखिए, अंग्रेज जब भी कोई देश के लोग कहीं पर भी आते हैं तो वह अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर के आते हैं, और भारत एक ऐसा देश है जहां पर संसार की सभी संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा है। जब आपको अंग्रेज यहाँ पर आए, रहना शुरू किया, तो अंग्रेजी कला प्रेमी भी आपको भारत आए। उन्होंने आपको भारत में काम करना शुरू किया। खासकर जो चित्रकार लोग थे यूरोपियन, वह यथार्थवाद की दृष्टिकोण को लेकर भारत आया। यानी यथार्थवाद का दृष्टिकोण का मतलब हुआ कि जैसा है उसी रूप में दिखा दे। और इन यूरोपियन चित्रकारों ने आपको उत्कीर्ण चित्र, भित्ति चित्र आदि बनाए। उत्कीर्ण चित्र किसको कहा जाता है? लकड़ी या धातु के छापे से, लकड़ी या धातु के छापे से जो चित्र बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उत्कीर्ण चित्र। एल्बम तो समझवे करते हैं, फोटो को रखने की किताब। देखिए, प्रारंभ में जो इंग्लैंड से यहाँ पर चित्रकार सब आए, तो उन्होंने भारत को एक आदिम देश के रूप में दिखाया, यानी जो सभ्य नहीं है। और फिर ब्रिटिश शासन स्थापित होने के बाद भारत किस तरह आधुनिक बन रहा है, इस दो तरह की छवि को उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया अपने चित्रों के माध्यम से। ठीक है, आपको उनके बाद औपनिवेशिक चित्रकला की एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय शैली रूप चित्रण शैली थी। इस शैली में क्या होता था, तो भारतीय राजे रजवाड़े तथा ब्रिटिश लोग अपनी शक्ति एवं सत्ता तथा धन संपदा के प्रदर्शन के लिए किरमिच पर अपनी तस्वीर बनाई। ठीक है, किरमिच एक तरह का कपड़ा होता था, और आदम कद जो है वो आपको तस्वीरें बनाई जाती थी। यहाँ एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि रूप चित्रण चित्रकला में जो
चित्र है वह किस पर बनाई जाती थी? तो किरमिच पर बनाई जाती थी। ठीक है, किस पर बनाई जाती थी? किरमिच पर। रूप चित्रण प्रणाली में आपको व्यक्ति का ऐसा चित्र बनाया जाता था जो उस व्यक्ति के हाव भाव आदि को विशेष रूप से दिखाता हो। ठीक है, तो ये किरमिच कपड़ा पर रूप चित्रण पद्धति में चित्रकारी की जाती थी औपनिवेशिक काल में। याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन अभी तक बन गया कि औपनिवेशिक चित्रकला या औपनिवेशिक भारत में जो यूरोपियन चित्रकार आए तो उनका दृष्टिकोण किस पर आधारित था? इसका आंसर हो जाएगा यथार्थवाद पर आधारित था। दूसरा क्वेश्चन, लकड़ी या हाँ, लकड़ी पर उत्कीर्ण, लकड़ी पर जो खोद करके चित्र बनाया जाता है उसको कौन सा चित्र कहते हैं? तो उत्कीर्ण चित्र कहते हैं। ठीक है, उनके बाद जो प्रारंभ में यूरोपियन चित्रकार आए वह भारत को किस प्रकार के देश के रूप में दिखाना चाहते थे? एक आदिम देश के रूप में दिखाना चाहते थे और यह भी दिखाना चाहते थे कि अंग्रेजों के आने से भारत किस तरह सभ्य बन रहा है। फिर रूप चित्रण पद्धति में चित्र की छपाई किस पर की जाती थी? तो किरमिच नामक मोटे कपड़े पर की जाती थी। और रूप चित्रण शैली में जो भी राजा महाराजा इन सब का जो चित्र बनाया जाता था तो इस तरह से बनाया जाता था जिससे उसका हाव भाव भी उस पर क्या करे? दिखाई पड़े। साथ ही साथ आपको भित्ति चित्र यानी दीवालों पर चित्र जो है वो भी आपको इस समय उकेरा गया था। और देखिए, बंगाल में स्थानीय कलाकारों को अंग्रेजों की शैली एवं परंपरा को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। स्थानीय कलाकार जो बंगाल के थे यानी बंगाल के जो स्थानीय कलाकार थे उनके द्वारा बनाई गई इस तस्वीर में परिप्रेक्ष्य विधि का इस्तेमाल किया गया है। इस चित्र में नजदीक और दूर वाली चीजों के बीच दूरी का बोध कराने के लिए रोशनी और परछाई का प्रयोग किया जाता था। यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर बन रहा है कि चित्रकला की जो परिप्रेक्ष्य विधि हुआ करती थी वो परिप्रेक्ष्य विधि क्या थी? तो इस विधि में क्या होता था? तो नजदीक और दूर वाली चीजों के दूरी का बोध कराने के लिए रोशनी और परछाई का प्रयोग किया जाता था। मधुबनी पेंटिंग जो है इसको तो पूरा याद रखना क्या है, बहुत ही जरूरी है। देखिए, मधुबनी पेंटिंग जो है वह प्राचीन काल से ही है, मध्यकाल में भी थी और आधुनिक काल में भी जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो यह काफी फेमस हुई। 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग का प्रदर्शनी लगाया गया था। मधुबनी चित्रकला पूर्णतया एक महिला चित्रकला शैली है। याद रखिएगा कि मधुबनी चित्रकला जो है वह, इसमें पुरुषों का कोई योगदान नहीं है, यह महिला चित्रकला शैली है ना। और वे इस चित्रकला को पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में छोड़ दी गई। इस प्रकार घर की दीवारों तथा आंगन के फर्श से कपड़ों और कागजों पर इसका स्थानांतरण होता गया। अन्य लोक कलाओं की भांति मधुबनी चित्रकला भी विभिन्न पर्व त्योहारों विवाह पारिवारिक अनुष्ठान के साथ जुड़ी हुई है। मधुबनी चित्रकला का 2 रूप है, एक भित्ति चित्र और एक अरिपन। तो भित्ति चित्र आपको दीवार पर बनाया जाता है और अरिपन जो है वह घर के आंगन या चौखट पर जमीन पर बनाया जाने वाला चित्र है जिसमें पीसे हुए चावल में पानी और रंग मिला करके चित्र बनाया जाता है। जो आपको मधुबनी सहरसा इस सब क्षेत्र के होंगे वो इससे अच्छी तरह परिचित होंगे। और चित्रांकन की सामग्री में बांस की कूची और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंग होते हैं।
सिया देवी, कौशल्या देवी, शशिकला देवी, गंगा देवी, भगवती देवी, ई बीच में वो और देवी बहुत फेमस हुई थी, महासुंदरी देवी। ये सब जो है वो मधु न, हाँ, कोहबर में भी होता है ये, यानी जहाँ पर विवाह होता है उसको कोहबर कहते हैं, तो वहां भी होता है। और जापान का जो तोका माची शहर है, जापान का जो तोका माची शहर है, वहां पर आपको मधुबनी पेंटिंग का संग्रहालय भी बनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जापान के किस शहर में मधुबनी पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है? तो तोका माची शहर में। और 1942 में लंदन की किस जगह पर मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगी थी? तो आर्ट गैलरी में। मधुबनी पेंटिंग में जो है कितने तरह के चित्र होते हैं? दो तरह का, भित्ति चित्र और अरिपन। अरिपन जो है घर के आंगन या चौखट पर बनाया जाता है। इस चित्रकला में पिसा हुआ चावल और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार का चित्र बनाया जाता है। जितना ये देवी सब है, सब जो है इस चित्रकला से जुड़ी हुई है। और मधुबनी चित्रकला मूल रूप से महिला चित्रकला का क्या है? उदाहरण है। उसके बाद राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे और इन्होंने राष्ट्रवादी कला शैली न राष्ट्रवादी कला शैली को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। अब देखिए यहाँ पर एशियाई कला आंदोलन। देखिए जापानी कलाकार ओकाकुरा काकुजो ने जापानी कला पर शोध किया। ओकाकुरा काकुजो ने जापानी कला पर शोध किया और एक ऐसे समय में जापानी कला की परंपरागत तकनीकों को बचाने की जरूरत पर बल दिया जो कि पश्चिमी शैली के कारण खतरे में पड़ती जा रही थी। उन्होंने यह परिभाषित, वो सब बात तो छोड़िए, ओकाकुरा जो है शांति निकेतन का दौरा किया था। रविंद्रनाथ टैगोर का जो विद्यालय है, उनके द्वारा स्थापित विद्यालय शांति निकेतन, वहां पर ओकाकुरा ने दौरा किया था। और ओकाकुरा पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर का गहरा प्रभाव था। देखिए यहाँ पर जब अंग्रेज भारत में आए तो यहाँ पर जो उन्होंने भवन का निर्माण किया तो 3 तरह का शैली उसमें अपनाया। एक और शैली जैसे इटालियन शैली में आपको भागलपुर का था क्लीवलैंड हाउस, वो तो अभी हम बताए थे। और अंग्रेजों ने आपको मुख्यतया 3 तरह का जो है स्थापत्य शैली अपनाया। एक ग्रीक रोमन स्थापत्य शैली, एक गॉथिक शैली और तीसरा था इंडो सारेसानिक शैली। इंडो सारा सैनिक शैली। आज इस पर एक क्वेश्चन भी हम पूछे थे एग्जाम में। तो ग्रीक रोमन स्थापत्य शैली में ये कलकत्ता का जो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है, कलकत्ता का सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, ये आपको ग्रीक रोमन स्थापत्य शैली में बना हुआ है। याद रखिएगा। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो मुंबई का है, यह गॉथिक शैली में बना हुआ है। और मद्रास का जो लॉ कोर्ट है वो आपको इंडो सारा सैनिक शैली में बना हुआ है। ठीक है। और ये इंडो सारा सैनिक शैली जो था, ये आपको अंग्रेजों की जो स्थापत्य शैली थी और भारतीयों की जो स्थापत्य शैली थी, दोनों का मिश्रण था। तो ये एक क्वेश्चन बन गया है, ये इसको याद रखिएगा कि कौन किस शैली में बना हुआ था। बांग्ला साहित्य, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नाम सुने होंगे आप लोग। भारत का राष्ट्रगीत उसी ने लिखा था, वंदे मातरम। आनंद मठ की उन्होंने रचना की। और आनंद मठ आजादी के उस दीवाने देशभक्त क्रांतिकारी व्यक्तियों की गाथा है
जो वंदे मातरम का जयघोष करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक के रूप में विख्यात रमेश चंद्र दत्त को अपनी रचना की प्रेरणा जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की जो साहित्यिक देशभक्ति थी उसी से मिली। एक क्वेश्चन यह भी बन गया कि आर्थिक राष्ट्रवाद का प्रवर्तक कौन था, तो रमेश चंद्र दत्त। आर्थिक राष्ट्रवाद का प्रवर्तक रमेश चंद्र दत्त। मैम, आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, तो अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक बुनियाद तैयार करने का प्रयास। साहित्यिक देशभक्ति क्या है, तो साहित्य रचना के माध्यम से जो है आपको देश के लोगों में जोश और उत्साह जो है अपने देश को बचाने के लिए भरना ही क्या है, साहित्यिक देशभक्ति है। तो उसमें जो भी ज्यादातर कवि या लेखक जो होते थे वो साहित्यिक देशभक्ति क्या करते थे। गण देवता और पंचग्राम, गण देवता और पंचग्राम तारा शंकर बंदोपाध्याय की रचना है। गण देवता और पंचग्राम तारा शंकर बंदोपाध्याय की रचना है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के आने से भारत का जो निरुद्योगीकरण हुआ उसकी चर्चा की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसको हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का प्रवर्तक माना जाता है, उन्होंने भी अपने साहित्य के माध्यम से पराधीनता की जो जंजीर है उसको उजागर करने का काम किया। अंधेर नगरी चौपट राजा फेमस नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारत दुर्दशा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का जो शोषण किया उसकी चर्चा की है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद नाम पता होगा आप लोगों को, और इनकी जो रचनाएं हैं गोदान, गबन या और भी जो इनकी कहानी सब है, उसमें उन्होंने आपको उस समय पराधीन भारत की जो सामाजिक स्थिति है उसका जीवंत चित्रण किया है। प्रेमचंद की एक कहानी है आहुति, और उसका रूपमती उस कहानी में कहती है, कम से कम मेरे लिए स्वराज का अर्थ यही है कि जॉन की जगह गोविंद बैठ जाए, जॉन की जगह गोविंद बैठ जाए। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हैं, उन्हीं बुराइयों को प्रजा इसलिए सिर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी है। अगर स्वराज आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पढ़ा निगाह समाज यूं स्वार्थांत बना रहे, तो मैं कहूंगी कि ऐसे स्वराज का न आना ही अच्छा। यानी प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से समाजवाद की हुंकार जो है भरने का काम करते हैं। गबन में प्रेमचंद, गबन का एक पात्र है देवी दीन, उसमें आपको वह देवी दीन कहता है कि अभी जब तुम्हारा राज नहीं है तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो, जब तुम्हारा राज हो जाएगा तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। यानी राष्ट्रीय चिंता को, ठीक है, पराधीन भारत की चिंता को प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में उभारने का काम किया। देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा तो उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित भाषा उस समय उर्दू ही थी, जिसे हम हिंदुस्तानी भी कहते हैं। हिंदी और उर्दू में बहुत सारे शब्द समान है, केवल अंतर जो है वह लिपि का है। हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में, और ये उर्दू जो है वह फारसी लिपि में लिखा गया है। उसके बाद अल हिलाल और अल बिलाल, अल हिलाल और अल बिलाल ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचनाएं हैं। इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ होता है क्रांति अमर रहे,
आप लोग बहुत नारा लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इनकलाब का मतलब है क्रांति, जिंदाबाद का मतलब है अमर रहे ना। गांधी जिंदाबाद, तो जिंदाबाद का मतलब क्या रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे। अल्लामा इकबाल ने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है, पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। जमाना था जब हम लोग नाटक करते थे अपने विद्यालय में, बड़ी जोश से ये सब याद करते थे। अब आगे जो है राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 से 1947 तक। ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का पढ़ा हुआ चैप्टर है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ नहीं है, केवल याद दिला देते हैं आप लोगों को कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 में किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में हुआ था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। ये सब अपना कहानी सब है, मन होगा तो एक नजर में देख लीजिएगा। वर्नाक्यूलर एक प्रेस एक्ट जो है, लॉर्ड लीटन था उस समय वायसराय, जो काफी प्रतिक्रियावादी था। उसी के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, और इस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषा में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अमृत बाजार पत्रिका ने आपको इस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को अंग्रेजी कर लिया था बांग्ला भाषा से। लॉर्ड लीटन के समय में ही, उस समय जो इंडियन सिविल सर्विस होती थी उसके उसमें शामिल होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी, ताकि भारतीय शिक्षित युवक इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। इसके साथ ही इल्बर्ट बीन विवाद जो है वो आपको लॉर्ड रिपन के समय में प्रारंभ हुआ था, जिसमें था कि यूरोपीय व्यक्तियों का भी जो मुकदमा है वह भारतीय न्यायाधीश सुन सकेंगे। लेकिन बाद में इस बिल को वापस लेना पड़ा, अंग्रेजों ने इसका काफी क्या किया, विरोध किया। लॉर्ड रिपन के समय में ही आपको भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी, और फिर से 1921 कर दिया गया था आपको। ये सब आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं सभी वायसराय का कार्यकाल में जो जो प्रमुख घटना हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई थी। इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आर.सी. दत्त, ये सब आपको उदारवादी नेता थे। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के क्या थे, आपको संस्थापक थे। कांग्रेस के शुरुआती दिनों में बिहार का प्रतिनिधि विषय पर आप लोगों को कई बार बताए हैं, क्वेश्चन पूछबो किए थे कि पहले अधिवेशन में बिहार का एक भी लोग नहीं था। दूसरे अधिवेशन में जो है बिहार से आपको गया था सानीग्राम सिंह और विशेषर सिंह, और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, 3 आदमी गया था, ठीक है। और लक्ष्मेश्वर सिंह ने आपको 2500 रुपया दिया था उसमें, ठीक है। और फिर
आप लोगों को ये सारा चीज हम पढ़ाए हुए हैं 1905 से 1909 के बीच में। लाल बाल पाल के बारे में तिलक का नारा था, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। बंगाल का जो विभाजन हुआ इसके बारे में भी हम बताए हुए हैं। 16 अक्टूबर 1905 को आपको बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था विभाजन के बाद। 1906 में मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। 1915 में, सॉरी 1906 में, हाँ 1909 में आपको सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था। 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या करने के उद्देश्य से जो है खुदीराम बोस ने प्रिंगले कैनेडी की बग्घी पर जो है बम फेंका था। और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को जो है फांसी हो गई। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे और उस समय भारत में होम रूल आंदोलन जो है चल रहा था। तीन कठिया पद्धति आप लोगों को पता है चंपारण में। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। गांधी जी का जो सहयोगी नेता सब था बिहार में, वह ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, ये सब था। और इसमें चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को जो है जीत हासिल हुई थी। 1919 में रोलेट एक्ट आया। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का घोषणा हुआ था। राष्ट्रीय अपमान दिवस 6 अप्रैल 1919 को मनाने का घोषणा हुआ था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में जालियांवाला बाग में जो है सभा हो रही थी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल डायर ने गोली चलवाया। उधम सिंह ने बाद में इंग्लैंड घुस करके जनरल डायर को मार दिया। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली अली बंधु। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि इसमें जो है वापस अंग्रेजों को लौटा दी। न अपने पिता खैरू मियाँ की जमीन पर मजहरुल हक ने बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की जो है स्थापना की थी। तो अपना पिता नहीं था, सॉरी, खैरू मियाँ की जमीन पर दी मदरलैंड नामक जो अखबार है मजहरुल हक ने निकलवाया था। अल हिलाल अल बिलाल किसने निकलवाया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। झंडा सत्याग्रह 13 अप्रैल 1923 को प्रारंभ हुआ। झंडा सत्याग्रह में बिहार के शहीद हरदेव को फांसी दी गई थी, वे शहीद हो गए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भगत सिंह ने की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का स्थापना किया 1930 में। 26 जनवरी 1930 को राहुल के रावी नदी के तट पर जो है वह पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। बाहरी कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। न आप लोगों को ये भी कहानी बताए हुए हैं भगत सिंह बैकुंठ शुक्ल न फणींद्र नाथ घोष जो दलाली किया था अंग्रेज का, ये कहानी आप लोगों को हम सुनाए हुए हैं। क्योंकि ये चैप्टर पढ़ाए हैं इसीलिए हम जो है केवल कहीं कहीं से बोल रहे हैं, मेन मेन पॉइंट खाली। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुआ। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया। 1937 के चुनाव में 11 प्रांतों में 60 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 8 अगस्त को आपको शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन।
बिहार के 80 थानों पर इससे भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने जो है अपना अधिकार जमा लिया था। 11 अगस्त को सचिवालय गोली कांड हुआ था, जिसमें बिहार के 60 गो शहीद थे। उमाकांत सिन्हा, रमानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, जगपति कुमार। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस शहीद स्मारक का उद्घाटन किया था। 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद और दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उनके बाद जब ये आजाद हिंद फौज को पीछे लौटना पड़ा, तो शाहनवाज, ढिल्लन और सहगल पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया और इसको लेकिन फांसी का सजा दिया गया। लेकिन अंग्रेज जो है देश का वातावरण देख करके इन तीनों को फांसी नहीं दिया। जब देश आजाद हुआ तो इन तीनों जनरल को रिहा कर दिया ना। उसके बाद जो है क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन हो गया। 1930 में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार किया था। 1940 में उन्होंने पाकिस्तान राज्य की मांग की थी न। 16 अगस्त 1946 को आपको मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आजाद हुआ। देख रहे हैं सब ढोल पिपी बजा रहे हैं, नेहरू जी, पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सब ढोल पिपी बजा रहे हैं। देश जो है अब हमारा आजाद हो गया ना। क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। शुरुआती राजनीतिक संगठन ये तो निभाया, एक राष्ट्रीय संस्था की जरूरत ने, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने, अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन ने। क्या होगा उत्तर? मैंने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, सो नहीं देख रहे हैं। शोषणकारी नीति के कारण तो कांग्रेस की स्थापना हुई, अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन नहीं था। ठीक है, यह महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। क्वेश्चन को समझिए, इससे में तो आप लोग गलती कर दीजिए। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण, संचार साधनों के विकास के कारण, उपरोक्त दोनों के कारण, इनमें से किसी के कारण नहीं। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन होगा। आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया था? 21 से 19 कर दिया गया था। ठीक है। समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, सिर्फ क और ख दोनों को? बिल्कुल क और ख दोनों को। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया। भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। शोषण की खुली छूट दी गई। बिल्कुल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? शोक दिवस मनाया, लोगों ने उपवास रखा, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया, उपरोक्त सभी किया। बिल्कुल ये सारा काम किया। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहां पर किया? कहां पर किया? चंपारण में किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहां हो रही थी? जलियांवाला बाग में। कैसर ए हिंद का उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग किया। नाइट का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। करो या मरो का नारा किसने दिया आपको? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दिया था। ये सब तो एकदम इजी क्वेश्चन है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी विभाजन के शर्त के साथ हुआ।
बहुत खून हुआ, रक्तपात हुआ। 1 करोड़ शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए। उस समय लगभग 600-500 से ज्यादा देसी रियासत थी, जिनको अंग्रेजों ने, पते है आप लोगों को, कहा था कि आप या तो पाकिस्तान में मिल जाइए या भारत में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के लोग पुरुष कहलाते हैं, उन्होंने जो है, उनके प्रयास से जो है सब भारत में मिल गया न। भारत में सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार की पद्धति अपनाई गई है। पहले 21 सन था मताधिकार के आयु, अब उसको 18 वर्ष कर दिया गया है न। संविधान का जो निर्माण हुआ, ये तो पोनिटी में आप लोगों को हम पढ़े किए हैं न। 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर्ष शुक्र सप्तमी विक्रम संवत 2006 में संविधान को अंगीकृत किया गया। इसमें आपको राज व्यवस्था की बातें दी गई है। संविधान सभा में टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा था, अगर हिंदी को उन पर थोपा गया तो भारत के बहुत सारे क्षेत्र अलग हो जाएंगे। अतः हिंदी को राजभाषा का तो दर्जा दिया गया, लेकिन अंग्रेजी को कामकाज की भाषा बना करके रखा गया न। आरक्षण संबंधी एमजे खांडेकर का जो विचार था कि जहां एससी एसटी संख्या में ज्यादा है, उस लोकसभा सीट को क्या किया जाए, आरक्षित किया जाए। उसके बाद आप लोगों को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग के लिए, आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामालू राजू ने भूख हड़ताल किया। 58 दिनों तक 15 से उन्होंने भूख हड़ताल किया और मर गए वह 15 सितंबर 1952 को। इसकी मृत्यु के बाद आंध्र क्षेत्र में अराजकता बन गया और इस विरोध के बाद जो है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है वह पहला राज्य बना। उसके बाद आपको राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थी। पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में अपना रिपोर्ट सौंप दिया और भाषा के आधार पर उन्होंने राज्य बनाने की क्या की, सिफारिश की। 1960 में आपको बम्बई प्रांत 2 भाग में बट गया, महाराष्ट्र और गुजरात में। 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हो गया। 2001 में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड 28वां राज्य बन गया था। अभी भी जो है आंध्र प्रदेश, हाल ही में आपको आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है। पूर्वोत्तर में आपको बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर लगातार जो है आंदोलन हो रहा है। बिहार में मिथिलांचल राज्य की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है। यहाँ पर आपको औपनिवेशिक भारत और स्वतंत्र भारत का जो है क्या दिया हुआ है, मानचित्र दिया गया है। इस पेज में आपको पंचवर्षीय योजना जो पढ़ाए हैं उसके बारे में जो है चर्चा की गई है। गुट निरपेक्षता की नीति जो भारत के द्वारा अपनाई गई, इसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है। जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, वो भी 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने चलाया था आपको सिख आतंकवादी के विरुद्ध, उसकी भी जो है चर्चा यहाँ पर की गई है। सारा चीज आप लोगों को बताए हुए हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। पोखरण में परीक्षण पहली बार हुआ था कब? इंदिरा गांधी के समय में 1974 में। और दूसरी बार जो है 1998 में हुआ, किसके समय में? अटल बिहारी वाजपेयी के। इसके बाद भारत जो है विकास कर रहा है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए। आवाज कम आ रही है। हुआ अभी गड़बड़ है, गड़बड़ है आवाज।
सुन पा रहे हैं? अब सुन पा रहे हैं? नहीं। अब ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, आ गया तो ये क्वेश्चन आंसर करवा ही देते हैं। कह रहा है, बरसों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंश है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, किसका? बिल्कुल, नियति से प्रतिज्ञा किया था जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता 15 अगस्त को मध्यरात्रि में ये भाषण दिया था। आजादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? देशी रियासत का विलय, शरणार्थी की समस्या, पुनर्वास की समस्या, नेतृत्व की समस्या। बिल्कुल, देशी रियासत का विलय तो समस्या था ही, शरणार्थी भी समस्या था ही। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनके पुनर्वास की भी समस्या थी। नेतृत्व की कोई समस्या नहीं थी, इसके लिए बहुत सारे नेता नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। इनमें कौन सही नहीं है? आजादी के समय देश की आबादी 34.5 करोड़ थी, बिल्कुल सही बात है। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था, ये बात सही नहीं है। ठीक है, हाँ, कृषि पर निर्भर थी भारत में, ये सब बात सही है, लेकिन ख नंबर सही नहीं है। विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? धार्मिक उन्माद, गरीबी, जातिवाद, बिजली। सबसे बड़ा समस्या क्या था? धार्मिक उन्माद। इसी के कारण रक्तपात हो रहा था, क्योंकि विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का, रामानुजू की मृत्यु के बाद। अगर हिंदी ऊपर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा था? टी कृष्णामाचारी ने। किसने कहा था? टी कृष्णामाचारी ने। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया? जयप्रकाश नारायण ने। भाषाई आधार पर क्या क्वेश्चन दिखिए ना, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन का विरोध किसने किया था? तो ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। पोखरण वन परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के समय में। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? राजेंद्र प्रसाद ने। अब आपको 1857 की क्रांति है, जो कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं एनसीईआरटी से। यहाँ पर केवल अब एससीईआरटी का भी दे दिए, जो इसका एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसमें कुछ पेज इधर उधर सेटिंग हो गया। ये 1857 का विद्रोह है, आपको इसको आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, दोहरा लीजिएगा एक नज़र में। ठीक है, वैसे ये सब चीज पहले भी जो है पढ़ाए हुए थे। इसमें लास्ट में जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में दिया हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में लास्ट में दिया हुआ है, और चूंकि वह शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे, ठीक है, तो आप जो है एक बार उनको देख लीजिए। अच्छा ये बताइए, इसमें मिलान करने के लिए है, जगदीशपुर से किसका मिलान कीजिएगा आप लोग? कौन नंबर का किससे मिलान कीजिएगा? बिल्कुल, कुंवर सिंह को मिलाइएगा। कानपुर से किसको मिलाइएगा? ख को, ख को क से मिलाइएगा, नाना साहब से। दिल्ली को तो बहादुर शाह जफरी से मिलाइएगा। और लखनऊ को बेगम हजरत महल से। माझा प्रवास किसकी रचना है? विष्णु भट्ट गोडसे की रचना है न। अब पीछे में 2 गो पेज था आपको, वो किसके बारे में? ये पीडीएफ वही गड़बड़ाया क्यों, इसको देखना पड़ेगा। कुछ पेज इधर उधर सेटिंग हो गया, इसको सही से सेटिंग करके भेज देंगे। अच्छा,
बहावी आंदोलन जो है मुसलमानों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति में बदलाव के लिए अरब में अब्दुल वहाब के द्वारा शुरू हुआ और इन्हीं के नाम भारत में बरेली का जो सैयद अहमद था उसने आपको बहावी आंदोलन को आगे बढ़ाया। तब बताइए, कुल 1 घंटा 41 मिनट से लगातार बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत भी तो याद रिवीजन समझ में आया होगा। सर हाँ। इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं? मेन बात तो बताइए, बताए नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा 2 बार। जो क्वेश्चन रहेगा कि हमको याद नहीं रह पाएगा उसको लिख लीजिएगा और क्या कीजिए। और नहीं तो ये बुक को जो है, जो पेज है उनको पढ़िए अपना। तो गौरव लिखे हैं तो उनको भेज दीजिए, ठीक है। लिखे हैं तो उनको भेज दीजिए, सबका सहयोग हो जाएगा, ठीक है। और अब जो है फिर कल जो है थोड़ा गणित का क्लास लेंगे हम, और दिन में ही लेंगे और लंबा क्लास लेंगे। कल तो किसी को टाइम का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 12-1 बजे के बाद जो है एक लंबी क्लास जो है गणित और रीजनिंग कर लेंगे, मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। 1 बजे के 12 बजे के बाद ही कोई समय होगा, सुबह में नहीं होगा, ठीक है। सुबह में चूंकि वो ऑफलाइन क्लास में भी टाइमिंग दे दिया गया है तो इसलिए आपको 12 बजे के बाद ही चलेगा। और कल रविवार है, किसी को कहीं जाना तो है नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो इम्पोर्टेंट चीज है क्लॉक वाला, त्रिभुज गिनने वाला, ठीक है, ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम भी रात में थोड़ा, चूंकि बहुत दिन से देखे नहीं, एक बार देख लेते हैं और कल जो है उसको बेहतर तरीके से बता देंगे, ठीक है। इतिहास साइंस लगभग सब्जेक्ट जो है ना वो बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। अब बस है रिवीजन, टेस्ट, क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट में भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सारे, उसमें कुछ कुछ आंसर जो है अब लिखते हैं रात को, उतना देर रात तक, अब बड़ा बड़ा लोग से मिस हो जाता है। आंसर सेट करने में एक आध 2 3 मिस हो जाता है, तो सारे टेस्ट के क्वेश्चन को वैसे वीडियो बनाना जो है वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, तो लाइव क्लास में ही उसको यदि बताते जाएंगे और उसी का रिकॉर्डिंग फिर डाल देंगे, ठीक है। हाँ वो करना पड़ेगा, और सारे पीडीएफ को हम डाउनलोड करके और एक तरफ से सारे पर डिस्कस ऑनलाइन में ही कर देंगे। नहीं होगा तो कल दिन में जो है आपको मैथ पढ़ा देंगे और रात वाले समय में वही क्वेश्चन, उसमें जहां जहां दिक्कत थोड़ा होगा उस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। पूरी तरह ये 1 मंथ आप लोगों के साथ हैं हम, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, चाहे हमको जो भी मैनेज करना पड़ा वो हम अपना किए हैं। आप लोगों के साथ पूरा 1 महीना होंगे, ठीक है। बिल्कुल 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 आएगा, बिल्कुल आएगा।